आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की, मतलब नेशनलिज्म इन यूरोप की बात कर रहे हैं। लास्ट क्लास में इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए गए थे, जहां आपको ये समझाने की कोशिश की गई थी, ध्यान रखिएगा, कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय मतलब अराइज जो है, ध्यान रखिएगा, रेज्ड जिसे हम लोग कहते हैं, ये जो फीलिंग थी नेशनलिज्म की, ये उठी कैसे, किस तरीके से आई, इसको हमने समझने की कोशिश की। जैसा कि आपने चैप्टर नंबर थर्ड को आपने पढ़ा था और समझने की कोशिश की थी कि भारत में जो नेशनलिज्म है वो आया कैसे, इंडिया के अंदर जो राष्ट्रवाद है वो आया कैसे। इसको जब हमने समझने की कोशिश की थी तो सबसे पहले हमने एक फंडामेंटल थ्योरी को समझने की कोशिश की थी कि नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। हम एक ऐसे शब्द के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसके बारे में अलग अलग तरह की थ्योरी है, यानी कोई भी आज तक नेशनलिज्म को सही ढंग से डिफाइन नहीं कर पाया है। क्लियर है? बेसिकली ध्यान रखेगा, इसको सिंपली एक आम भाषा में ध्यान रखे आपको समझाने की कोशिश की आती है, अपने देश से प्रेम करना, टू लव ऑफ योर कंट्री या आवर कंट्री, ध्यान रखेगा। इस तरीके से जो चीजें आपको बताई गई है, ध्यान रखेगा, 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से बताई गई है। क्लियर है? ध्यान रखेगा। अब जो भी स्टडी बेसिकली कराई जा रही है, ध्यान रखिए, वो इस तरह की स्टडी कराई जा रही है जिसे हम लोग बेसिक स्टडी कहते हैं। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल तौर पे आपको क्लियर कर देता हूँ कि इस स्टडी का बेसिक मतलब क्या है, मैं आपको पढ़ाना क्या चाहता हूँ और कैसे आप एक थियोरटिकल सब्जेक्ट जिसको पढ़ना और समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है और आपको लगता भी होगा, उस सब्जेक्ट को एक इंटरेस्टिंग वे में कैसे पढ़ सकते हैं। तो याद रखिएगा, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपको एक फीवर हो गया यानी बुखार हो गया, आप जाते हैं, डॉक्टर आपको दवाई देता है, उस दवाई को जैसे ही आप लेते हो आप ठीक हो जाते हो, आपको लगता है कि आप ठीक हो गए, लेकिन आपको याद रखना है, ध्यान रखिएगा, कि आप ठीक नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? ध्यान रखिएगा, वो बीमारी सिर्फ कंट्रोल हुई है, खत्म नहीं हुई है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। स्टडी भी हमें ऐसे ही करनी है, ध्यान रखिएगा। देखिए, पहले जो आप अप टू 9 तक जो भी कर रहे थे, आप अप टू 9 तक आपने जो स्टडी की है वो कंट्रोल स्टडी की है, मतलब एक भरा हुआ मग है, दिख नहीं रहा होगा आपको लेकिन दिखेगा, ठीक है, मान लेना आपको। जब आपने एज्यूम कर लिया कि ये भरा हुआ मग है, ध्यान रखिएगा, फिर खाली मग में क्या होता है, इसको डाल दिया जाता है। आपकी अभी तक स्टडी जो थी एसएसटी को लेकर, ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसी ही थी, जहां पर आप क्या कर रहे थे, ध्यान रखिएगा, कि टीचर जो थे, जो नॉलेज उनके पास थी वो आपको डिलीवर कर देते, दैट्स इट, यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। इस वजह से जब क्वेश्चन आता तो क्वेश्चन में ही क्वेश्चन मार्क आपका बन जाता, क्वेश्चन में ही क्या हो जाता, क्वेश्चन मार्क बन जाता। क्यों बन जाता? ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी वजह, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने बेसिक कंसेप्ट को समझा ही नहीं। सेम ऐसे इस चैप्टर के साथ है, जब आपने थर्ड चैप्टर को पढ़ा था हिस्ट्री के अंदर, ध्यान रखिएगा, तो आपने भारत में राष्ट्रवाद को समझा। वहां जब आपने कंसेप्चुअल स्टडी की तो आपको अच्छी तरह से समझ में आया कि भारत में राष्ट्रवाद आया कैसे, नेशनलिज्म आया कैसे, हमें आजादी कैसे मिली। लेकिन अब एक जो सबसे बड़ा सवाल है कि यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे आया, तो इसकी कहानी 18th सेंचुरी के हाफ में स्टार्ट हो जाती है, 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में। ओके, अब इसमें था क्या, इस चैप्टर के अंदर एक्चुअल में आपको समझाना क्या चाहते हैं, जैसे भारत में आपको समझाना चाहते थे कि नेशनलिज्म आया कैसे, सेम इस चैप्टर के अंदर वही चीज आपको समझाना चाहते हैं। दोनों चैप्टर के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस सिनेरियो, इंसिडेंट और वाक्य का फर्क है। ओके, जैसे किसी के साथ क्राइम होता है, क्लियर है? ध्यान रखिएगा, अब वो क्राइम होता तो है, हर चीज को क्राइम बोला जाता है, जो चीज गलत होती है, ध्यान रखिएगा, लेकिन गलत करने के भी तरीके तो हजारों होते हैं। ओके, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, नेशनलिज्म के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, हमने समझा भारत में राष्ट्रवाद आया कैसे, उसको तो हमने समझ लिया। वो इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट करा रहा हूं ताकि उस सिनेरियो के हिसाब से इस चीज को भी आप समझ सको। तो यूरोप में राष्ट्रवाद की क्रांति जो थी वो एक्चुअल में स्टार्ट कैसे होती है, तो इसकी फीलिंग जो थी वो 18th सेंचुरी के हाफ में स्टार्ट होती है, जब यूरोप के एक देश जो है, ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था यूरोप इज नॉट अ कंट्री, यूरोप एक देश नहीं है, यूरोप एक महाद्वीप है, यूरोप इज अ कॉन्टिनेंट। और कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है, 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से मैंने आपको समझाया था, आपसे ये डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, सिंपल सी भाषा में समझ लो, देशों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, आपका महाद्वीप कहते हैं, कॉन्टिनेंट कहते हैं। ओके,
तो अब आपको चीजें समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी। उम्मीद भी करता हूँ कि जो चीज मैं समझा रहा हूँ वो चीज आपको समझ में भी आ रही होगी। नहीं समझ में आ रही, ध्यान रखें आपको अलग अलग मीडियम दिए गए हैं, प्लेटफॉर्म है, ध्यान रखें जिसकी थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और आपके जो डाउट होंगे उसको हम क्लियर कर देंगे। तो इसलिए उस मीडियम का आप बेनिफिट उठाइए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं, ध्यान रखिए, क्लास ले तो रहे हैं लेकिन क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं समझ रहे हैं इसकी जानकारी जो होगी वो हमें मिल नहीं रही, क्योंकि वो ना तो होमवर्क हमें सेंड कर रहे हैं और ना ही किसी तरह का कोई डाउट उनके पास आ रहा, या तो हमें ये लग नहीं रहा, ध्यान रखिए, कि उन्हें सब कुछ आ गया है। अब अगर आ गया है, ध्यान रखिए, तो पेपर में कम नंबर क्यों आएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। अभी हाल फिलहाल में आपका टेस्ट होने वाला है तो इसके लिए तैयार हो जाइए, थर्ड चैप्टर की आपकी टेस्ट होने वाला है, तो इसलिए आप लोग अपने थर्ड चैप्टर की तैयारी तो कर लें, अभी से ही लग जाए, क्योंकि टेस्ट जो होगा और उसकी डेट जो होगी वो इस तरीके से अनाउंस की जाएगी कि टाइम ही नहीं आपको दिया जाएगा, रिवीजन का टाइम ही नहीं दिया जाएगा। आपसे क्या जाएगा, आज टेस्ट है, देना ही है आज तो, अदरवाइज इसके बाद जो होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, एक तरह से आप इसे धमकी या चेतावनी दोनों में से एक चीज तो समझ लें, कम से कम इस डर की वजह से अगर पढ़ लेंगे हमारा बेनिफिट नहीं होगा, आपका कम से कम बेनिफिट तो हो जाएगा, टेंथ में अच्छे नंबर आ जाएंगे। चलिए, कम टू द टॉपिक, हम वापस टॉपिक पे अपने आ जाते हैं। और अब लास्ट क्लास में जहां तक हमने बातचीत की थी, दोबारा से बुक की रीडिंग करते हुए चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप जब बुक की रीडिंग कर रहे होते हो तो एक चीज तो सिंपली सी चीज हो जाती है कि जो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ वो चीज समझ जाते हो, जब खुद पढ़ने बैठते हो तो वो चीज और अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जाती है, और एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, ध्यान रखिए, वो भी साथ साथ में क्लियर हो जाते हैं, साथ में टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, उठाइए अपनी एनसीईआरटी की बुक, मैं भी उठा लेता हूँ, दोनों ही उठा लेते हैं खास तौर पे। ओके, चलिए, मैंने तो खोल ली बुक, आपने खोली? नहीं खोली, खोल लीजिए, कृपा कर लीजिए थोड़ी सी। चलिए, तो हमने फ्रांस की क्रांति से स्टार्ट किया था, जहां अपने फ्रांस की क्रांति से क्या क्या बड़े बड़े बदलाव आए उसके बारे में आपने जाना। ओके, नाउ अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो आपका स्टेट जनरल का चुनाव था वो मैंने आपको बताया था कि नागरिकों के समूह के द्वारा होने लगा, पहले राजा के द्वारा होता था, अब जनता के द्वारा होने लगा। अब इसके साथ एक और चीज आपको नोटिस करनी है, ध्यान रखिएगा कि आयात और निर्यात के जो शुल्क थे, पहले क्या होता था, फ्रांस के अलग अलग स्टेट थे, यानी कई स्टेट से मिलकर ये जो फ्रांस था, फॉर एग्जाम्पल तौर पे आप यहाँ आपको देखने को मिलेगा, बेसिकली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद। ओके, यूरोप में राष्ट्रवाद, ओके, नेशनलिज्म इन यूरोप, क्लियर है, नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ रहे हैं, जहां इसको एक फ्रांस समझ लीजिए, ये एक देश है, आपको लग नहीं रहा होगा लेकिन फिर भी आपको मान लेना है। तो इसमें अलग अलग स्टेट थे आपके, क्या थे, अलग अलग स्टेट थे, ये क्या है, स्टेट हैं आपके छोटे छोटे। अब यहाँ से वहां जाने के लिए आपको एक तरह का टैक्स देना पड़ता था, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टैक्स आपको देना पड़ता था, क्या देना पड़ता था, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो टैक्स होता है, सॉरी टैक्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो देना पड़ता था। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, आयात और निर्यात, आयात और निर्यात। ओके, ये दोनों ही टैक्स जो थे फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से, फ्रांसीसी क्रांति की वजह से खत्म कर दिए गए। ओके, इस तरीके से अपने ही घर में कहीं भी आप आओ जाओ इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ओके, तो चलिए आगे कहानी को बढ़ाते हैं। इस तरीके से आप देखते हैं एक समान भावना का विकास हुआ और यहीं से फ्रांसीसी क्रांति की एक रिपोर्ट कार्ड आपको देखने को मिली, कंक्लूजन देखने को मिला, वो क्या था, सभी लोगों के बीच में अपने देश से एक प्रेम की भावना जगी। ओके, अब दूसरी तरफ एक सिनेरियो बढ़ाते हैं, क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का ये भाग्य और लक्ष्य यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराएगा। यानी उन्होंने क्या करा, फ्रांस ने एक चीज डिक्लेयर कर दिया, ध्यान रखिएगा, कि जो हमारे साथ हुआ है वो दूसरे लोगों के साथ नहीं होगा। फ्रांस जो था, वहां के क्रांतिकारियों ने क्या डिक्लेयर किया कि अब यूरोप का जो है, यूरोप का जो नक्शा है, ठीक है, ध्यान रखें, वो चेंज होने वाला है, यूरोप का जो नक्शा है वो क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। कैसे चेंज होने वाला है, जो आपका मोनार्की सिस्टम चल रहा, क्या चल रहा,
मोनार्की सिस्टम चल रहा है, ध्यान रखें, वो अब खत्म होने वाला है। उस मोनार्की सिस्टम को रिप्लेस कौन करेगा? डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी डेमोक्रेसी जिसे हम लोग कहते हैं, या डेमोक्रेसी कह लें आप लोग, ठीक है, वो आपका इस्टेब्लिश होने वाले हैं। मतलब पहले जहां एक व्यक्ति किसी एक देश को चला रहा था, वहीं अब उस देश के लोग अपने भाग्य का फैसला करेंगे। पहले एक व्यक्ति उनका भाग्य का फैसला करता था, अब वही सभी व्यक्ति अपने ही भाग्य का फैसला खुद करेंगे। और आपको अच्छी तरह से मालूम है आपके घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं है, किस चीज की कमी है, किस चीज की कमी नहीं है, आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता होगा। इसलिए उस देश का विकास आप सभी से जुड़ा हुआ है। यदि आपके हाथ में वो पावर दे दी जाए और आपको मालूम है कि भैया इस देश के अंदर जिस चीज की कमी है उसी चीज की कमी को दूर कर दिया जाए, तो वो देश आगे क्यों नहीं बढ़ेगा? तो डेमोक्रेसी इज इक्वल टू डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट इज इक्वल टू नेशनलिज्म। ओके, नहीं समझे आप? मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको मालूम है कि आपके देश में किस चीज की कमी है, उस कमी को अगर आप दूर कर दे तो इससे आपका विकास होगा। विकास को ही हम लोग क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र का ही दूसरा नाम क्या होता है? नेशनलिज्म होता है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र आपको बोलने का हक देता है, नेशनलिज्म भी तो यही करता है आपको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। यानी अब क्या कहा गया, जैसे फ्रांस आजाद हो गया, जैसे फ्रांस आजाद हो गया, तो अब ये कहा जाने लगा कि फ्रांस भी यूरोप के जो बाकी देश है, जो किसी देश के गुलाम है, ध्यान रखिएगा, उनको वो आजादी दिलाने में मदद करेगा। क्या दिलाने में मदद करेगा? जो गुलाम हैं, स्लेव हैं, ध्यान रखिएगा, स्लेवरी सिस्टम जो चल रहा है, ध्यान रखिएगा, स्लेव हैं, उनको आजाद कराने में मदद करेगा, यानी हेल्प करेगा। जैसे आप देखते हैं कि इंडिया जब 1947 में आजाद हुआ तो चीन को आजाद कराने में सबसे बड़ा हाथ जिसका था वो इंडिया का था। आपको मालूम है 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ तो उसी के कुछ समय के बाद 1949 में चाइना आजाद हुआ, लेकिन किसकी मदद से? इंडिया की मदद से। तो इंडिया ने भी एक तरह का कह सकते हो मागसम खाया। ठीक है, ध्यान रखें, एक ओथ ली, एक टर्म कंडीशन जिसे हम लोग कहते हैं वो अपनाया कि मैं जिस चीज को कह सकते हो सहन कर चुका हूं, या जिस चीज का इम्पैक्ट मेरे ऊपर पड़ा है, मैं नहीं चाहता कि मेरे पड़ोसियों पे भी इस तरह का असर पड़े। मतलब सिंपल सी भाषा में समझ लो कि जो पेरेंट्स खुद फील करते हैं, उनको जो चीज की कमी होती है, ध्यान रखें, वो चाहते हैं कि वो आने वाले जो बच्चे हैं, ध्यान रखिए, जो बच्चे हैं, ध्यान रखें, उनको किसी तरह की कमी ना हो। आपको मालूम है कि आपके माँ बाप आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं। सेम ऐसी फ्रांस जो था वो यूरोप की हर ख्वाहिश को पूरी करना चाहता है। यानी फ्रांस जब आजाद हुआ तो उसने यूरोप को क्या समझ लिया? एक बच्चा समझ लिया। यूरोप को क्या समझ लिया? एक बच्चा। अब इसकी हर जरूरत को पूरा करना चाहता है। वो चाहता है कि फ्रांस के साथ जो चीज हुई वो यूरोप के लोगों के साथ, मतलब यूरोप में रहने वाले जो बाकी देश हैं, ध्यान रखें, उनके साथ किसी तरह का कोई मतलब डिस्क्रिमिनेशन ना हो। चलिए, इस तरह से आप समझ गए। तो इस तरह से आप देखते हो कि कुछ अभियान चलाए गए, कुछ योजना चलाई गई, और उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया गया। 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली के बड़े इलाके में घुसी। यानी फ्रेंच जो आर्मी थी वो कौन कौन से देश में गई? ध्यान रखिएगा, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक के अंदर। ओके, कौन कौन सी सेना, जो ये फ्रेंच आर्मी थी, ये 79 के डिकेट में, 1790s के डिकेट में, ध्यान रखिएगा, कहाँ गई? ध्यान रखिएगा, हॉलैंड के अंदर, बेल्जियम के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर, इटली के अंदर। रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुनेगा, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली। लिखना तो आता होगा, 10th में आ चुके हो उम्मीद करता हूं। चलिए, तो क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाओं राष्ट्रवाद के विचारों को विदेशों में ले जाने लगी। मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन की होने की वजह से, इस वॉर की वजह से जो नेशनलिज्म की भावना थी वो यूरोप के अलग अलग देशों में जाने लगी। शुरुआत यूरोप में नेशनलिज्म कहाँ से हुआ था? फ्रांस से। और फ्रांस से फिर धीरे धीरे होते होते वॉर के द्वारा, युद्ध के द्वारा अलग अलग जगह पर जाने लगी। ओके, यूरोप का मैप उठाएगा, आपको समझ में आ जाएगा फ्रांस कहाँ पर और यूरोप के बाकी देश कहाँ पर है। तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगे कि वो हॉलैंड गए, फिर बेल्जियम गए, स्विट्जरलैंड गए, फिर उसके बाद इटली गए। इस तरह से आपको चीजें, सिनेरियो एक तरह से क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, चलिए, नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहां उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। यानी नेपोलियन
का पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट। याद रखिए, इतिहास में इस व्यक्ति को हिटलर के इक्वल ही माना जाता है। इसने धीरे धीरे क्या करा, आपको एक तरह का ध्यान रखेगा, बड़े ही प्यार से आपको एक फैसिलिटीज दी, उस फैसिलिटीज से आप बहुत ज्यादा खुश हो गए, और जब आप खुश हो गए, ध्यान रखें, तो आपको क्या करा, कंट्रोल में कर लिया। उसके बाद जो होता है निरंकुश, मोनार्की, एनार्की जो सिस्टम होता है, डिक्टेटरशिप होता है, उसका रिजल्ट नेपोलियन बोनापार्ट ने दिखाया। नेपोलियन बोनापार्ट की एक सबसे खास बात जो थी, हाइट में बहुत छोटा था, नाटा था, एक तरह से आप कह सकते हो, 4 फुट का बंदा। ठीक है, अब इसे लंबे बंदे बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि इसे ऐसे करके बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था, ऊपर सर करके पसंद। ठीक है, अगर ऐसा होता था कोई लंबा बंदा, ध्यान रखिएगा, तो वो घुटनों के बल आकर माय लॉर्ड, फिर उसके बाद वो क्या करता, बातचीत करता। इस तरीके से क्या होता, अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उसे नीचे 4 इंच छोटा कर देता। नीचे 4 इंच छोटा का मतलब, हंसी मत, नीचे 4 इंच छोटे का मतलब होता है मौत के घाट उतार देना। तो ये चीज रही। ठीक है, तो सुधार की जो फ्रांस में पहले ही आरंभ किया, जो फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहां प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया। मतलब क्या है, ध्यान रखेगा कि जो चेंज फ्रांस के अंदर हो रहे थे, उससे ही पहले ध्यान रखे, उसने कह रहा है चेंज करना स्टार्ट कर, धीरे 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 धीरे, ध्यान रखेगा कि उसने दोबारा से सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, जो एक व्यक्ति के हाथ में पावर होती है, उसको वहां स्टैब्लिश कर दिया। ओके, नाउ अब इसके बाद क्या होता है, मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने जो क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया, ताकि तो पूरी जो व्यवस्था है, पूरा जो सिस्टम है, ध्यान रखेगा, वो ज्यादा रीजनेबल, ज्यादा लॉजिकल बन सके। ओके, तो 1804 यानी 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इसे नोट करें। उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा। जिन बच्चों ने नोट नहीं करा, वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अभी आपसे क्या कहा, नेपोलियन ने बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म किए। ओके, और 1804 के अंदर, 1804, ओके, उसने क्या करा, नागरिक संहिता, सिविल कोड जिसे हम लोग कहते हैं, नागरिक संहिता। ओके, सिविल कोड, सिविल कोड, इसको नेपोलियन संहिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेपोलियन संहिता, यानी नेपोलियन कोड। क्लियर है, नेपोलियन कोड, सिविल कोड, दोनों एक ही चीज है। ओके, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। 1804 में आए ये नागरिक संहिता। संहिता का मतलब क्या होता है, कानून। क्या मतलब होता है, कानून। तो अब उसने क्या करा, बड़े बड़े चेंज किए, जिसकी वजह से जो फ्रांस की जनता थी, इसे एक तरह से मसीहा मानने लगी। सबसे पहली चीज इसने क्या करा, सबसे पहली चीज नोट कर लीजिएगा, सामने लिखवा रहा हूँ, क्लियर है। इसने क्या करा, जन्म के आधार पे विशेषाधिकार खत्म कर दिया। सबसे पहली चीज जो इसने की, जन्म के आधार पे, बेसिस ऑन बर्थ, जन्म के आधार पे विशेषाधिकार खत्म कर दिया। जन्म के आधार पर विशेष अधिकार, विशेषाधिकार खत्म कर दिया। ओके, खत्म कर दिया। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, जो स्पेशल, एक तरह से ध्यान रखिएगा, स्पेशल अथॉरिटी जो मिलती थी बेसिस ऑन बर्थ, वो खत्म कर दी। मतलब राजा का बेटा राजा होगा। ओके, जो अंबानी का बेटा है, ध्यान रखें, उसको वही पैसा मिलेगा। तो बर्थ के बेसिस पर जो फैसिलिटीज मिलती थी, स्पेशल अथॉरिटी मिलती थी, उसको नेपोलियन ने एक कानून बनाकर, संहिता बनाकर क्या करा, खत्म कर दिया। ओके, पहला रिफॉर्म बड़ा ये चेंज किया। इसके साथ अगर बात करें, ध्यान रखें, दूसरी जो चीज की ध्यान रखेगा, अब सभी को, सेकंड जो चीज करा, कानून के समक्ष सभी को बराबर कर दिया। कानून के समक्ष
समानता। ओके, दूसरी चीज इसने करा, मतलब क्या है ध्यान रखिएगा, इक्वलिटी इन फ्रंट ऑफ लॉ। ओके, यानी कानून की नजर में ना कोई बड़ा होगा ना कोई छोटा होगा, ना अमीर होगा ना गरीब होगा, ये उसने क्या करा, क्लियर कर दिया। मतलब चलेगी तो सिर्फ किसकी चलेगी, कानून की। इससे पहले किसका चलता था, राजा का, मोनार्की सिस्टम था, डेमोक्रेसी आ चुकी है, क्लियर है। लेकिन आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आएगी। अभी सिर्फ आप ये समझे कि नेपोलियन ने जो 1805 था सिविल कोड जिसे हम लोग कह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नेपोलियन कोड। ओके, उसमें क्या क्या चीजें उसने करा, ये क्या चीज है, तो इस बेसिकली ये एक रूल रेगुलेशन की एक बुक है। रूल रेगुलेशन की क्या है, एक बुक है। जैसे इंडिया के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि एक किताब है, ध्यान रखें, नियम कायदे कानूनों की, सेम ऐसे ही एक किताब आई। इट्स अनऑफिशियल। ओके, क्या ये अनऑफिशियल है। अब इसके अंदर ध्यान रखें क्या था, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार खत्म कर दी गया, यानी स्पेशल अथॉरिटी जो आपके जन्म के आधार पे बेसिस ऑन बर्थ मिलती थी आपको, वो खत्म कर दिया। कानून के समक्ष समानता, मतलब अब कानून की नजर में सभी बराबर होंगे, मतलब किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। अब थर्ड जो कह सकते हो, ध्यान रखिएगा कि संपत्ति का जो अधिकार था, ध्यान रखिएगा, उसे सुरक्षित कर दिया। संपत्ति के अधिकार दिया गया, संपत्ति का अधिकार जिस, ठीक है, क्लियर है, राइट टू प्रॉपर्टी। लिखें, फिर आगे बताते हैं और कौन कौन से चेंज नेपोलियन बोनापार्ट ने किए। ओके, नोट कर लिया होगा आपने। चलिए, जिन्होंने नोट नहीं करा वो वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। चीजें समझ में आई। अभी तो सिर्फ तीन चीज लिखवाई है आपको और समझाई है, ठीक है, ध्यान रखिए, चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। देखो, अगर आप कंसेप्चुअल स्टडी करते हो, ध्यान रखिएगा, तो थियोरिटिकल एक जो सब्जेक्ट है एसएसटी है, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, टिप पे आपको सारी चीजें याद हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जब आप रिविजन प्लस एडिशन फॉर्मूले को इस्तेमाल करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, डाउट वाली कोई चीज रहेगी नहीं आपके लिए। अभी सिर्फ मैंने क्या करा, सिंपल सी भाषा में आप समझ लें। हम पढ़ रहे हैं नेपोलियन कोड, यानी एक सिविल कोड पढ़ रहे हैं जो 1804 यानी 1804 में आया। अब ये कोड क्या कहता है, ये कोड ये कहता है कि जो जन्म के आधार पे विशेषाधिकार पहले मिला हुआ था, ओके, राजा का बेटा राजा ही होगा, उसको अगर उसके पास योग्यता भी नहीं है, दिमाग भी नहीं है, थैले भर की अक्ल है, ध्यान रखे, तब भी उसे राजा बना दिया जाएगा। अब आपको मालूम है क्या, आप पागल को अपने घर का मुखिया बनाना चाहोगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बनाना चाहोगे। लेकिन बर्थ के बेसिस पे जो स्पेशल अथॉरिटी मिली हुई थी उसकी वजह से तो वो पागल आपका घर का मुखिया बन जाएगा। अब इस वजह से क्या होता है कि उस देश का बेड़ा गर्क हो सकता है। इसी चीज को खत्म किया सिविल कोड आते ही, ध्यान रखिएगा, पहली चीज करा। फिर दूसरी चीज क्या करा कि जो इससे पहले डिस्क्रिमिनेशन होता था, मतलब राजा का पावर है, राजा शासन कर रहा है, तो मान लीजिए कि मैंने एक क्राइम किया और आपने एक क्राइम किया, हम दोनों ने एक ही क्राइम किया, लेकिन अब होता क्या था, ध्यान रखिएगा, कि मेरी जो पहुंच थी, मेरे पास पैसा बहुत ज्यादा था लेकिन आपके पास कम था। ऐसी सिचुएशन में होता क्या है, राजा के पास अथॉरिटी है पूरी, तो वो क्या करता है, मुझे 1 महीने की सजा देता है और आपको फांसी सजा देता है। ये क्या है, डिस्क्रिमिनेशन तो है। एक ही चीज करने पर जब दो अलग अलग पनिशमेंट मिल रही हो तो इसे डिस्क्रिमिनेशन कहा जाएगा। मतलब आप कानून की नजर में ही अलग अलग हैं, तो इस चीज को भी खत्म किया उसने, क्लियर है। यानी कानून के समक्ष समानता, मतलब इक्वेलिटी इन फ्रंट ऑफ लॉ, उसने क्लियरली जस्टिफाई कर दिया। देन उसके बाद थर्ड चीज, संपत्ति के अधिकार। पहले क्या था, ध्यान रखिए, सारी जो संपत्ति है, मतलब इस देश की कोई भी चीज जो होगी वो राजा के कंट्रोल में होगी, राजा की संपत्ति है। लेकिन उसे अब निजी जो संपत्ति होती है उसमें कन्वर्ट इस कोड के थ्रू उन्होंने करा। इससे फायदा क्या होगा, आपकी चीज जब आपके पास रहेगी तो आप उसको बेहतर ढंग से ख्याल रखोगे। अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी होती तो आपने नोटिस किया होगा, और आप खुद ही, ठीक है, ध्यान रखिए, पब्लिक प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी ना समझ के तोड़ना फोड़ना स्टार्ट करते हो, लेकिन टैक्स तो आपको ही देना है।
तो इस तरह से ये तीन बातें आपको मैंने समझाई और उम्मीद करता हूँ कि ये चीज समझ में भी होगी। अब देखते हैं आगे, चलिए अपनी एनसीईआरटी किताब देखिए आगे। अब साथ साथ में क्या करा, ये जो रूल रेगुलेशन बनाए गए, क्या बनाए गए, रूल और रेगुलेशन बनाए गए, ओके, रूल और रेगुलेशन जो बनाए गए, ध्यान रखिएगा, ये रूल रेगुलेशन उन इलाकों पर भी लागू होगा, उन इलाकों पर भी लागू होगा जहां पर फ्रांस का कंट्रोल है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तौर पे ध्यान रखिएगा डच, ओके, डच पे ये इंप्लीमेंट होगा, स्विट्जरलैंड जो है, ओके, कौन सा, स्विट्जरलैंड, जिन बच्चों ने नहीं लिखा था ध्यान रखिएगा वो लिख लेंगे, इटली, जर्मनी, इन क्षेत्रों पर भी लागू होगा क्योंकि ये नेपोलियन के कंट्रोल में थे, क्या थे ये, कंट्रोल में, ओके, सॉरी, डच, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, ओके, डच, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी, इन पर भी वही सिविल कोड इंप्लीमेंट होंगे क्योंकि ये नेपोलियन के अंडर, फ्रांस के कंट्रोल में, ओके। इसके साथ साथ क्या होता है, इसके साथ साथ अगर देखा जाए, ध्यान रखेगा, तो जो सामंती व्यवस्था थी, फ्यूडल जो सिस्टम था, उसको भी खत्म कर दिया, क्या कर दिया, सामंती व्यवस्था जो थी उसको भी खत्म कर दिया, सामंती व्यवस्था मतलब फ्यूडल सिस्टम, FUEDAL सिस्टम, ओके, फ्यूडल सिस्टम को भी खत्म कर दिया। अब ये क्या चीज होता है, ध्यान रखिए, ये चीज सिंपल सी भाषा में आपको समझाता हूँ, लिखना मत अभी, पहले समझ लो। देखिए फ्यूडल सिस्टम का मतलब क्या होता है, जमीन से जुड़ी हुई एक प्रणाली, ओके, इसका मतलब क्या हो गया, रिलेशन ऑफ अ लैंड, मतलब जो जितने जमीन का मालिक होगा वो उतना ही बड़ा खलीफा होगा, सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए। अब कैसे इसको समझे, तो ऐसे समझिए, ये पूरा एक स्टेट है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल तौर पे ये फ्रांस है, ओके, मान लिया आपने। अब फ्रांस में सेंटर में है किंग, राजा, लेकिन आपको मानो क्या ये पूरे फ्रांस पर कंट्रोल कर सकता है, अब किंग का कहना क्या है, ये पूरा जो इलाका है, पूरी संपत्ति मेरी है, तो इसने क्या करा, इस संपत्ति को डिवाइड कर दिया। अब जो ये भूमि का एक इलाका था, अ पीस ऑफ लैंड, अ पीस ऑफ लैंड, ओके, पीस ऑफ लैंड, भूमि का एक टुकड़ा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि आप तुरंत लिख लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो एक भूमि का टुकड़ा था, ये किसी एक व्यक्ति को दे दिया और उस व्यक्ति को ही क्या कहा, फ्यूडल कहा, क्या कहा, फ्यूडल, फ्यूडल का मतलब क्या हो गया, सामंत, फ्यूडल का मतलब क्या हो गया, सामंत, क्लियर है, फ्यूडल का मतलब क्या होता है, सामंत, ओके। अब ये जो सामंत है ये क्या है, जमीन का मालिक है, और इसे ही भारत के अंदर क्या कहा जाता है, जमींदार कहा जाता है, ओके। पूरी कहानी इधर उधर घूम फिर कर आई और बात कहाँ आके रुकी, जमींदार पर। याद रखिए, भारत में जिसे जमींदार कहा जाता है उसे यूरोपियन कंट्री के अंदर क्या कहा जाता है, सामंत कहा जाता है। भारत में जिसे जमींदार कहा जाता है उसे ही यूरोपियन कंट्री के अंदर क्या कहा जाता है, सामंत कहा जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, हर टुकड़े का एक अलग अलग व्यक्ति होंगे। अब इस वजह से होता है कि इनकी एक पर्सनल सेना होगी, सब कुछ होगा, अब जब राजा को चाहिए तो इनको हेल्प करना पड़ेगा क्योंकि राजा ने इनको क्या दिया, जमीन दिया है। तो एक तरह से कह सकते हो कि इन दोनों ने एक दूसरे से कसम खाई है। किस तरह की कसम, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं आपकी हेल्प करूंगा और आपको जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, इस तरीके से ध्यान रखिएगा, दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस कर रखा है। इस वजह से क्या होता है, ये जो सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है वो ज्यादा होता है, लेकिन इस बीच में ये जो सामंत होते हैं ये कुछ ज्यादा ही फायदा उठाते हैं, क्लियर है। इसलिए होता क्या है, कहीं ये पावरफुल हो जाए और राजा को हटा दे तो फिर क्या होगा, कहानी खत्म हो जाएगी। तो अब ऐसी सिचुएशन ना हो इसलिए सामंती व्यवस्था को भी, मतलब ये जो पूरा सिस्टम था इसको उसने क्या करा, नेपोलियन बोनापार्ट ने इसे खत्म कर दिया। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, चलिए अब नोट करें इसे।
नोट कर रहे होंगे आप। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। रफ कर देता हूँ, जिन बच्चों ने नोट नहीं किया है वो क्या करेंगे, वीडियो पॉज करके एक ही तरीका आपका नोट कर लेंगे, आपके लिए आसान भी होगा। ओके, चलिए। तो बेसिकली हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, सिविल कोड पढ़ रहे हैं। किसके द्वारा, नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जो चेंज किए जा रहे हैं। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं। उसने क्या करा, उसने एक चीज करा, भूदासुत्व। इसका मतलब समझते हो आप क्या होता है? ओके, भूदासत्व का मतलब क्या होता है, जमीन का गुलाम। जिस जमीन पर वो खेती करेगा, मतलब जिस जमीन पर उसको लगा दिया गया वो उसी की खेती करेगा। अब दूसरी चीज क्या करा उसने, चौथी चीज आपने पढ़ ली, पांचवी चीज, भू दासत्व को खत्म कर दिया। ओके, लैंड स्लेवरी सिस्टम जो है, ओके, उसको उसने खत्म कर दिया। इसका मतलब क्या होता है कि अपनी जमीन पर फ्री में काम करवाना, अपनी जमीन पर क्या करना, फ्री में काम करवाना भूदासत्व कहलाता है। इसको भी खत्म कर दिया। इसके साथ साथ जो जागीरदारी शुल्क होती है, यानी जागीरदारी शुल्क का मतलब क्या होता है, जो जमींदार टैक्स लेता है उसको भी, यानी जमींदारी शुल्क। ओके, सॉरी, नोबल टैक्स जो था। ओके, जमींदार को यूरोपियन कंट्री में कहते हैं नोबल, कहते हैं नोवेल्टी टैक्स, खत्म कर दिया। ओके, नाउ इसके अलावा और क्या हुआ, ध्यान रखिएगा। जो शहरों में कारीगर थे, ध्यान रखिएगा, तो श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। मतलब अब यहाँ पर एक बड़ा वर्ड आ रहा, श्रेणी संघ। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रेड एसोसिएशन। क्या कहते हैं, ट्रेड एसोसिएशन। आजकल बच्चे ज्यादा इंग्लिश में पढ़ते हैं तो समझ में आ गया होगा, ट्रेड एसोसिएशन क्या होता है, व्यापारियों का एक समूह, जो बिजनेस करते हैं तो उनका एक समूह होता है जिसे श्रेणी संघ कहते हैं। तो अब होता क्या था कि श्रेणी संघ का जो कारीगरों पर नियंत्रण रहता था, यानी जितने भी कारीगर हैं उनको रजिस्टर्ड वहां पर करना पड़ेगा। अब जो ये कारीगर हुआ करते थे, कौन हुआ करते थे, कारीगर, जितने भी कारीगरों को होता था, ध्यान रखिए, लेबर जो हुआ करते थे, कौन से लेबर्स जो हुआ करते थे उनका कंट्रोल रहता था। यानी मान लीजिए इन्होंने कोई काम किया तो 100 रुपए कमाए इन्होंने, तो 100 रुपए में से क्या होता था, ये 70 रुपए रख लेते थे, 30 रुपए कारीगर को दे देते थे। इस वजह से क्या होता था कि जब अमीर जो श्रेणी थे, ट्रेड एसोसिएशन, अमीर से और अमीर हो जाते थे और ये गरीब के गरीब ही रहते थे। मतलब ये चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। इस चीज को भी क्या करा उसने, खत्म कर दिया। यानी श्रेणी संघ से, ट्रेड एसोसिएशन से इनका जो कंट्रोल था वो हटा दिया, ताकि ये एक तरह से फ्री होकर आराम से काम कर सके। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को उसने सुधारा। यातायात, अब नेक्स्ट जो है एट्थ, ध्यान रखिएगा, यातायात और संचार व्यवस्था को सुधारा। संचार व्यवस्था को उसने क्या करा, इम्प्रूव किया, सुधारा। ओके, मतलब ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो सिस्टम था उसको उसने क्या करा, इम्प्रूव करा। क्लियर है, इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना आप लोग। इसके साथ साथ क्या हो, उद्योगपति को समान बनाने वाले लघु उत्पादक ये समझ ले कि एक समान कानून होने की वजह से अब वो आराम से काम कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ओके, नाउ अब होता क्या है, जीते हुए जो इलाके थे, स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिली जुली प्रतिक्रियाएं थी। जैसे शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड, साथ ही कई शहरों जैसे, ठीक है, ब्रुसेल्स हो गया, मेज हो गया, मिलान, वारसा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया। मतलब क्योंकि बड़े अच्छे चेंज हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा।
तो अब होता क्या, ध्यान रखिए, जो फ्रेंच आर्मी थी, ध्यान रखिए, उनका यहाँ के लोग स्वागत कर रहे थे, फ्रीडम, क्योंकि अब आजादी मिल चुकी थी, वो अपनी बात को रख सकते थे, अपनी बात को कह भी सकते थे। ओके, तो ये चीजें क्या होती है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे हॉलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इन दोनों जो इलाके थे, शहर थे आपके, इनमें छोटे छोटे जो शहर थे, ब्रुसेल्स, मेज, मिलान, वारसा, फ्रेंच गिफ्ट देने लगे, एक तरह से उनका वेलकम करने लगे, मोस्ट वेलकम। ओके, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा सौगात दिया है, बहुत बड़ी चीज दी है उनको, क्लियर है? क्योंकि फ्रीडम किसको नहीं चाहिए, आजादी किसको नहीं चाहिए, फ्री जैसे सब सुनते हो, ध्यान रखिएगा। तो जो अंदर से खुशी मिलती है आपको, वो मैं ही नहीं बता सकता आपको, आप खुद बताओगे, क्लियर है? तो इस तरीके से कहीं आपने देखा होगा कि भैया एक 100 रुपए का चीज है, उस पर कहा जाता है 80% डिस्काउंट, 20 रुपए में ले जाइए, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। मतलब फ्रीडम की जो फीलिंग है, ध्यान रखेगा, वो उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, ध्यान रखिएगा, वो ना तो मैं समझा सकता हूँ, ना आप समझा सकते हो, फिर समझाएगा कौन? फिर समझाएगा कौन? तो अच्छी तरह से आपको मालूम है कि इस फीलिंग को आप ही समझा सकते हो, मैं अपनी फीलिंग को मैं अपने तरीकों से समझा सकता हूँ, इसलिए वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए इस तरह की एक्टिविटी, गतिविधियां कर रहे थे। ओके, इसके साथ साथ क्या होता है, मगर ये शुरुआती उत्साह शीघ्र ही यानी जल्द ही दुश्मनी यानी एनिमी में बदल गया। ये साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं है। क्यों नहीं है, ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब कुछ चीज अच्छी होती है, किसी बकरे की खातिरदारी की जाती है, तो लास्ट में करना क्या होता है, लास्ट में होना क्या होता है, रिजल्ट तो अच्छी तरह से आपको मालूम है, उसको कटना ही है। यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि एक मोनार्की माइंडसेट का बंदा था, आपको क्या लगता है, ध्यान रखेगा, कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो डिक्टेटरशिप हटा, मोनार्की सिस्टम हटा, अब डेमोक्रेसी आ गया, ध्यान रखिएगा, उसने जो चेंज किया होगा, ध्यान रखिएगा, वो चेंज आपके लिए किया होगा? जी बिल्कुल नहीं, वो चेंज अपने लिए किया। एक रास्ता जब आपको लगता है कि वो अच्छा है, ध्यान रखिए, उसकी दूसरी तरफ देखेंगे, ध्यान रखिएगा, तो उस रास्ते में काली स्याही बिछी होगी, और वही क्या होती है, मोनार्की का कदम होता है। अब वो क्या क्या था, अब इस सिविल कोड के नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या थे, उनको हम लोग पढ़ेंगे, तो नोट करें पहले से। नोट कर रहे हैं आप लोग? चलिए, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए, क्लियर है? अब जो चीज मैंने आपको समझाई है, वो चीज मुझे तो उम्मीद है, ध्यान रखिएगा, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आपको अब सभी चीजें समझ में अच्छे ढंग से आ गई होगी। जब आप रीडिंग करने के लिए एक बुक बैठोगे, ध्यान रखिएगा, तो अब चीजें आपको समझ में और अच्छे ढंग से आ रही होगी। फिर भी कोई डाउट होता है, ध्यान रखिएगा, तो आपको कांटेक्ट नंबर दिए गए हैं, मीडियम अलग अलग आपके पास है ही, उनके थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके जो डाउट वगैरह हैं, ध्यान रखें, उनको क्लियर कर देंगे। ओके, नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्लियर है? क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि अच्छी चीज के पीछे अब बुरी चीज भी होती है, ठीक है, क्लियर है? ध्यान रखिए, क्या होती है, अच्छी चीज के पीछे बुरी चीज भी होती है। ओके, अब अगर हम नोटिस करें, ध्यान रखिएगा, तो वो अच्छी चीज के साथ साथ बुरी चीजें क्या थी, लोगों ने धीरे धीरे नोटिस किया, ध्यान रखिए। देखिए, लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का एक्चुअल मतलब क्या होता है, राजनीतिक स्वतंत्रता होता है। क्या होता है? राजनीतिक स्वतंत्रता। ओके, राजनीतिक स्वतंत्रता। ओके, डेमोक्रेसी जो है, ध्यान रखेगा, उसका एक्चुअल जो मीनिंग होता है, वो क्या होता है, पॉलिटिकल फ्रीडम। क्या मतलब होता है? पॉलिटिकल फ्रीडम।
जब आपके पास पॉलिटिकल फ्रीडम है ही नहीं, पॉलिटिकल फ्रीडम का मतलब क्या होता है? डिसीजन लेने की पावर। क्या मतलब होता है? डिसीजन लेने की पावर को ही ध्यान रखिए, हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिटिकल फ्रीडम कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिटिकल फ्रीडम कहते हैं। समझ में आ गया आपको? अब लोगों को एहसास होने लगा, जो ये चेंज हो रहे थे उसके बीच में जब इन्होंने नोटिस किया तो उन्हें मालूम चला कि भैया पॉलिटिकल फ्रीडम जो है वो तो हमसे इनडायरेक्टली तौर पे क्या करा जा रहा है? छीना जा रहा है। क्या करा जा रहा है? छीना जा रहा है। मतलब एक तरह से स्नैच किया जा रहा है। जैसे एक चोर कह सकते हो कि ज्वेलरी वगैरह पे हाथ साफ करता है, ऐसे ही ध्यान रखें इनडायरेक्टली तौर पे जब ये जो आपके राइट्स थे, ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे करा गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने क्या करा, ध्यान रखिएगा, कि कुछ चीजें उसकी तरफ इशारा कर रही थी। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज क्या थी कि टैक्स जो था वो अब बढ़ा दिया गया। एज कंपेयर पहले से टैक्स क्या था? ज्यादा था, यानी कर अब लोगों से जो लिया जा रहा है वो ज्यादा लिया जा रहा है। साथ में ध्यान रखिएगा एक और जो बड़ी चीज थी, ध्यान रखिएगा, क्या थी? सेंसरशिप। ओके, हिंदी इंग्लिश सेम है। सेंसरशिप मतलब एक तरह से बैन, यानी जो कुछ भी होगा, ठीक है, ध्यान रखिए, विदाउट गवर्नमेंट परमिशन के, ध्यान रखिएगा, कुछ भी पब्लिश नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा? पब्लिश्ड नहीं किया जाएगा। ओके, अब इस वजह से ध्यान रखेगा, ऑब्वियसली सी बात है, आपको डाउट होगा कि भैया पॉलिटिकल फ्रीडम हमारे पास कहाँ है? ओके, नाउ अब देखा जा रहा है कि फ्रेंच जो सेना है, यानी फ्रांसीसी सेना, फ्रेंच आर्मी, फ्रांसीसी सेना, ओके, फ्रांसीसी सेना के अंदर लोगों को अब जबरन मतलब कह सकते हो भर्ती किया जा रहा है। जबरन किया जा रहा है, भर्ती किया जा रहा है। ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप आराम से अपने नोटबुक के अंदर लिखेंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग थ्योरी जब आप पढ़ेंगे वगैरह, ये चीजें बस समझाने के लिए आपको इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्लियर है? तो सबसे पहला क्या था? टैक्स को बढ़ा दिया गया, सेंसरशिप बैन मतलब लगा दिया गया, फ्रांसीसी सेना के अंदर लोगों को जबरन भरने जाने लगा। इस तरीके से आप देखते हो तो प्रशासनिक से मिले जो फायदे थे उससे ज्यादा कहीं नेगेटिव आने लगा, और यहीं से स्टार्ट होता है, ध्यान रखिए, क्या? यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण की कहानी। ओके, जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड, जिसे आप आज जान रहे हैं, ध्यान रखिएगा, वो एक टाइम पर, ध्यान रखिएगा, किसके कंट्रोल में थे? ध्यान रखिएगा, वो मोनार्की सिस्टम के कंट्रोल में थे। किसके कंट्रोल में थे? मोनार्की सिस्टम के कंट्रोल में थे। ओके, किसके कंट्रोल में थे? मोनार्की सिस्टम। इसे नोट करते रहिए, साथ साथ में सुनते रहिए। ओके, तो अब इस तरीके से होता क्या है, ध्यान रखिएगा, कि जिन इलाकों में वो लोग रहते थे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानने लगे। क्यों? क्योंकि उनकी जो आइडेंटिटी थी, ध्यान रखिएगा, उन आइडेंटिटी को छीनने की कोशिश की गई थी। क्लियर है? अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करना पड़ेगा कि धीरे धीरे, उदाहरण के तौर पे, जैसे ऑस्ट्रिया और हंगरी पर शासन करने वाले हैम्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूह को जोड़कर बना था। ओके, क्या बना था? जनसमूह को जोड़कर बना था। इसलिए जब एक बड़ा किंगडम होता है, ध्यान रखिए, तो उसकी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी होनी ही चाहिए। अगर ये आइडेंटिटी नहीं है, ध्यान रखिएगा, तो उस आइडेंटिटी ना होने की वजह से, क्या नहीं होने की वजह से? आइडेंटिटी ना होने की वजह से, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में जो चीजें आपको पढ़ाई गई है वो आपको समझ में भी आई होगी। तो मिलते हैं अब अगली क्लास में। ओके।